हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो आप सभी के जो है काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो फिजिक्स का रिवीजन है वो हमको जल्दी से करवा दो सो दैट हमारी प्रिपरेशन में जो है हेल्प हो जाए। तो बीएससी नर्सिंग की जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है मैं फिजिक्स के रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियोज़ होंगे और कोशिश करूंगा कि मैं डेली आप सभी के लिए वीडियोज़ को अपलोड करूँ सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए, क्योंकि आप सभी का मानना ये है कि हमसे जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हो जा रही है लेकिन फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। टाइम इतना है नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के हम लेक्चर्स यूट्यूब पर जाके देखें जिसमें कंप्लीट एक एक चैप्टर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखो 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर्स आप देखोगे और देखने के बाद सपोज नोट्स बनाओगे उसमें और ज्यादा टाइम जाएगा और उसके बाद जो है आपको उसका रिविजन भी करना है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और लगभग आप मानकर चलो अब आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एम्स हो या फिर आपका केजीएमओ हो या फिर आपके अदर स्टेट के एग्जाम हो जिनकी नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिन में आने वाले हैं। तो आपके पास जो है पूरा 1 महीना है। बाकी कुछ दिन अगर रह भी जाते हैं 1 महीने के अलावा तो उसमें आप अपना रिवीजन करोगे। तो 1 महीने के अकॉर्डिंग जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपका उतना रिवीजन करवा दूंगा। मेरा मेन जो टारगेट रहेगा वो इस चीज के ऊपर रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स और जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं मैं उन्हीं पर वीडियोस बनाऊं, उन्हीं का आपको रिवीजन करवाऊं चैप्टर वाइज। ठीक है, हर चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपका पूरा साल 2 साल लोग कोटा जाके कोचिंग कर रहे हैं, उनका 2-2 साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो पढ़ने को तो देखो बहुत कुछ है लेकिन हम लोग इतना ही टारगेट करेंगे जिससे हमको अच्छा स्कोर मिल पाए। ठीक है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप करते रहो, फिजिक्स में मैं कोशिश करूंगा मैं जितना करवा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो लेवल टारगेट करूंगा वो एम्स का लेवल टारगेट करूंगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो यूपी बीएससी नर्सिंग के हो, उत्तराखंड के हो, बिहार के हो, पीजीआई चंडीगढ़ के हो या फिर राजस्थान के हो या फिर किसी भी अदर स्टेट के हो, तो अगर उनके कोर्स में फिजिक्स पूछा जा रहा है नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में भी, ठीक है, तो आप जो है इन वीडियोस को जरूर फॉलो करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जो है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। बाकी फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आएंगी उनको मैं एक प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दूंगा पार्ट वाइज, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर रिवीजन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो दैट आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या फिर आगे की आपको देखनी है बाद में, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सभी मटेरियल वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल पे फोकस करने वाला हूं जो जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और लेवल हमारा रहेगा एम्स का। तो उससे जितने भी नीचे के लेवल के हैं चाहे वो आपका स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो कुछ भी हो, तो उसके लिए आप जो है मतलब बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसी चीज को फॉलो करो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही सिर्फ काफी नहीं है। ठीक है, पढ़ने को देखो बहुत कुछ है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी नोट्स हो जो आपने कभी बनाए हो या नहीं भी बनाए हैं तो इंटरनेट पे जाके ढूंढ लो, किसी भी वेबसाइट पे कहीं से भी जो भी आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं उनकी प्लीज एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। इतना कर लोगे तो जितना अभी पढ़ रहे हो उसमें आपका 20-30% और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो फर्स्ट चैप्टर जो है 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बेसिकली सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट तो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वो खाली एक बस ऐसा है कि आप 11th में आते हो तो आपको दिखाया जाता है कि भाई फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए एंटरटेनिंग होने वाली है जो हम लोग आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहां से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे जितने भी पूरा 12th तक का सिलेबस है हर चैप्टर में इसका काम आता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें समझेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उस पर जो है जनरली एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे जो है कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम बनाए गए हैं कि इन सिस्टम में जो है आप कोई भी चीज को मेजर कर सकते हो। क्लियर है, मेजर करने का मतलब होता है मापना। अगर सपोज आप अपनी हाइट को मेजर कर रहे हो तो फीट इंचेस में करते हो या मीटर में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, तो वो आपकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं और अलग अलग हमारे पास सिस्टम होते हैं। एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट लेंथ के लिए, पाउंड हमारा मास के लिए और जो सेकंड होता है वो हमारा टाइम के लिए। इसी तरीके से एमकेएस सिस्टम भी होता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम भी होता है और एक होता है एसआई सिस्टम। तो हमें जो पढ़ना होता है वो होता है एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम जो है हमारे पूरे फिजिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में, हर जगह मतलब इसी चीज को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा था कि फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही एसआई सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनाया गया था। उससे पहले जो है हर जगह हर रीजन में अलग अलग सिस्टम होता था मेजर करने का। कहीं पर किसी को मतलब किसी चीज में जो है मतलब कोई चीज ज्यादा हो जा रही है, कहीं कम हो जा रही है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो है एक ही सिस्टम बना दिया जिसमें आप सभी चीजों को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस टाइम पे इंटरनेशनल करेंसी जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा डॉलर्स में होता है। ठीक है ना,
तो डॉलर में है क्या कि मतलब सभी जो करेंसी होती है, सभी कंट्रीज की करेंसी, उनको डॉलर के थ्रू जो कंपेयर किया जाता है, सो दैट हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में पता लग पाए। ठीक है, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसके थ्रू हम लोग सभी चीजों को कंपेयर कर पाए। तो उसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम सभी चीजों को कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सी लेंथ बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर जो है कुछ एसआई यूनिट्स हैं जिनको हम बोलते हैं एसआई बेस यूनिट्स, और कुछ होती हैं फिर हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, बेस यूनिट्स हमारे पास सिर्फ 7 होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं नोट्स इसी तरीके से बना के आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और कोई मेरे पास अभी मेथड है नहीं, और अभी मैं इस टाइम पर इस चीज के लिए एलिजिबल भी नहीं हूं कि आपके लिए कुछ ऐसा सेटअप वगैरह लगा के आपको एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से। तो आपको जो है अभी थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहां पर देखो कुछ हमारी बेस यूनिट्स होती हैं, मैंने बोला 7 बेस यूनिट्स होती हैं, और फिर हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो इसको एक इजी एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आपके पास पैसे होते हैं, करेंसी होती है, तो आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है या 5 का नोट है, फिर 10 रुपए का सिक्का है, फिर अब 20 का सिक्का भी आ गया है। उसके बाद हमारे पास 50 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, 200 का नोट है, फिर 500 का नोट है, और फिर 2000 रुपीज का नोट है। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हो कि ये हमारी बेस करेंसीज है। ठीक है, क्या है हमारी बेस करेंसीज। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 21 रुपीज दे दो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं 21 रुपीज देने के। या तो आप मुझे 5 रुपीज के 4 कॉइन दो और 1 रुपए का 1 कॉइन दे दो, या तो आप मुझे 10 रुपीज के 2 कॉइन दो, 1 रुपए का 1 कॉइन दे दो, या आप मुझे 20 रुपीज का 1 कॉइन या फिर 1 नोट दे दो, उसके साथ मुझे 1 रुपए दे दो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपने क्या करा, इन बेस करेंसी से आपने 21 को क्या करा, डिराइव करा। तो यही जो फंडा है, यही हम लोग यहां पर अपनाते हैं। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, इन्हीं बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम लोग यूनिट्स इसमें से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बेस यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो देखो पहला है मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए 7 की 7 बेस यूनिट्स। तो मास के लिए जो हमारी यूनिट होती है, ठीक है, मास क्या है, क्वांटिटी है बेसिकली। तो मास के लिए जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ जो क्वांटिटी है उसके लिए जो हमारी यूनिट होती है वो होती है मीटर। टाइम जो क्वांटिटी है उसके लिए यूनिट है हमारी एसआई यूनिट, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी वाले से आपका कोई मतलब इतना नहीं रहता। ठीक है, तो 7th वाले को आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब याद तो करना है, पता होना चाहिए कि कैंडेला भी होती है। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स होती हैं। अब इनके सिंबल्स उसके आगे जस्ट लिखे हुए कॉलम में। किलोग्राम के लिए जो है सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया। किलोग्राम के लिए केजी होता है। ठीक है, इसको नोट अगर आप कर रहे होगे तो प्लीज ध्यान से करना। किलोग्राम के आगे आप केजी लिखोगे, मीटर के लिए स्मॉल एम लिखोगे, और सेकंड के लिए स्मॉल एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, मोल के लिए जो है एमओएल, स्मॉल में एमओएल होता है, और कैंडेला के लिए स्मॉल में सीडी। ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल डी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद जो है इनके कुछ डायमेंशनल सिंबल दें, ये इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है, इतना आपने कर लिया। 7 बेस यूनिट्स होती हैं, उनके मतलब 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनकी 7 बेस यूनिट्स होती है, और उनके 7 जो है सिंबल्स होते हैं। इतना अभी तक हमने पढ़ लिया है, और उसको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया, करेंसी वाले एग्जांपल से। ठीक है, फिर आपका डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब जैसे मैंने बताया 21 रुपीज आपको किसी को देने हैं, या मान लो किसी को 55 रुपीज देने हैं, तो आप क्या करोगे, जोड़ तोड़ करोगे अपनी बेस यूनिट्स में। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को बनाएंगे या डिराइव करेंगे। तो पहला जो हमारा सपोज है, मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों में अंतर होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक चीज है क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेंथ होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि मैंने अपनी कार से इतना डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस इज बेसिकली लेंथ। तो लेंथ को जो है हम मीटर में जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट की वो क्या हो जाएगी, मीटर, और इसका सिंबल जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। उसी तरीके से एरिया है। ठीक है, तो एरिया आप किसी भी चीज का निकालो, आप एक पर्टिकुलर लेंथ को दूसरी पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एक साइड दूसरी साइड को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, दूसरी साइड को भी किस में करते हैं, लेंथ में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लेंथ इंटू लेंथ होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम रेक्टेंगल का लें, तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है हमारा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो आपकी एक तरीके की लेंथ है, और ब्रेथ जो होती है वो भी एक तरीके की लेंथ होती है, लेकिन उसका दूसरा नाम हमने रख दिया। तो ये भी एल इंटू एल हो गया।
उसी तरीके से और कोई एग्जांपल ले लें जिसमें हमें एरिया निकालना है। सपोज क्या बोलते हैं, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई तो बेसिकली कांस्टेंट है, उसे छोड़ दो। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। आर बेसिकली क्या है, रेडियस। रेडियस एक तरीके की क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ, फिर से आ गया लेंथ इंटू लेंथ। तो ये चीज आपको समझनी है कि एरिया के केस में कुछ भी आप फॉर्मूला लगाओ, किसी भी शेप के लिए आप लगाओ, तो एंड रिजल्ट जो होगा उसमें लेंथ इंटू लेंथ आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो एरिया के लिए हमने इस चीज को जनरलाइज कर दिया कि कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें एल इंटू एल आएगा ही आएगा। और लेंथ क्या होता है, मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, तो स्मॉल इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके जो है हमारे पास एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी भी एरिया को आप मेजर कर रहे हो उसकी जो यूनिट रहेगी हमेशा मीटर स्क्वायर रहेगी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, या फिर और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर और कोई भी जो है पॉलीगन हो, ठीक है। उसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, उसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। तीसरा क्या है, सपोज यूनिट हमारे पास वॉल्यूम है। अब ये भी एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो हमने बेस यूनिट से हम इसकी यूनिट को डिराइव करेंगे। तो वॉल्यूम जो है क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 3 लेंथ का आपस में मल्टीप्लीकेशन। इसको जनरलाइज इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं बोलूं कि क्यूब है, तो वॉल्यूम देखो हमेशा 3D शेप में होता है। तो वॉल्यूम सपोज हमें क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। एक साइड को हम जो है दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी को फिर तीसरी से कर रहे हैं, तो तीनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक साइड को किसी भी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसको मीटर में करेंगे, या फिर साइड क्या है हमारी, एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इस तरीके का आपका यहां पर वॉल्यूम बन गया। उसके बाद सपोज क्यूबॉइड लेना है मुझे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रेथ और हाइट भले ही उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो एक तरीके की लेंथ ही है। तो उसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ से, ठीक है। इसी तरीके से आपकी कोई और भी फिगर हो, जैसे सिलेंडर हो या फिर कोन हो या कोई और हो, ठीक है, या फिर फ्रस्टम हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें आपका जो जनरलाइज कंडीशन आएगी वो यही आएगी कि लेंथ को, एक लेंथ को दूसरी लेंथ से और फिर दूसरी लेंथ को तीसरी लेंथ से आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम के केस में जो है हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो एल इंटू एल इंटू एल होता है, और लेंथ हमारा मीटर में मेजर होता है, इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब यानी कि स्मॉल m की पावर 3, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज की पता लगी कि वॉल्यूम कभी भी किसी भी चीज का मेजर हो रहा हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर आपका फ्रस्टम हो, सिलेंडर हो, कोन हो, किसी भी चीज का हो, तो हमेशा जो है, या फिर स्फीयर हो, ठीक है, हमेशा जो उसकी यूनिट रहेगी वो मीटर क्यूब रहेगी। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। तो कोई भी 3D शेप हो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है सपोज वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, स्पीड से रिलेट कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जितनी भी हम लोग यूनिट्स डिराइव करेंगे उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक चीज के लिए आपको फॉर्मूला पता है, आप सबका एक ही हो जाएगा फिर वो। मैंने बोला कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो हर किसी के लिए वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ ही रहेगा, भले ही उसमें टर्म्स का जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करा, तो ब्रेथ और हाइट ये अलग से चेंज हो गए, लेकिन वो एक तरीके की लेंथ ही रहेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम हमें पता है, अभी हम बेस यूनिट में देख कर आए हैं ऊपर, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर बाय सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो आपकी वेलोसिटी की यूनिट हो गई। इसी तरीके से स्पीड की भी होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड में बेसिकली क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होता है वो भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो मीटर अपॉन आपका सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उनकी यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 5 रुपीज हैं, उसमें से 4 आपको माइनस करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 4 क्या है, रुपीज हैं, तभी आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या है, 1 रुपी। मैं अगर आपसे बोलूं कि $5 हैं,
ठीक है, $5 है आपके पास, उसमें से 4 मुझे माइनस करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 4 क्या है, डॉलर है या रुपीस है। अगर मैं बोलूं कि $4 $5 में से माइनस कर रहे हो $4, तो आपके पास बचेगा $1। लेकिन अगर मैं बोलूं कि $5 में से 1 रुपीस को माइनस कर रहे हो, तो सबसे पहले इन दोनों यूनिट्स को आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो $5 को पहले रुपीस में कन्वर्ट करोगे। सपोज अगर 80 रुपीज $1 का अभी जो है कन्वर्जन रेट है, तो 80 इंटू 5 यानी कि 400, उसके बाद आप उसमें से 1 रुपीज माइनस करोगे और उसके बाद मुझे बताओगे कि 399 रुपीज इसमें से बचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दो यूनिट्स को या दो क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो आपस में, तो उनकी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर आप एक स्पीड में से दूसरी कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हो तो वो स्पीड ही होगी, या दूसरी कोई क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो वो स्पीड ही होगी। अगर एक मास है उसमें दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो मास ही होगा। अगर टाइम है तो टाइम में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो टाइम ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो इसी तरीके से v माइनस यू जो लिखा है, तो v क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस u क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों ही वेलोसिटी, लेकिन दोनों के टर्म चेंज हो गए, एक फाइनल है एक इनिशियल है। ठीक है, तो वेलोसिटी का आपस में सब्ट्रैक्ट किया, उसको डिवाइड करा टाइम से, तो वेलोसिटी जो होती है वो हमारी मीटर पर सेकेंड होती है, उसकी यूनिट हमने लिख दी। क्योंकि v माइनस यू जो भी आएगा वो एक टर्म आएगा, सपोज 5 आया तो 5 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद सपोज नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, फोर्स का जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला होता है आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जब होता है तो मास हमें पता है केजी में मेजर किया जाता है और एक्सेलरेशन अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर हमेशा, ये जैसे एस स्क्वायर नीचे लिखा है उसके बाद ऊपर आके जो है एस की पावर -2 हो गया, तो हमेशा ध्यान रखना जब ऊपर नीचे किसी भी क्वांटिटी को किया जाता है तो उनकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे नीचे यहाँ पर एस की पावर 2 है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो एस की पावर -2 हो जाएगा। अगर ऊपर सपोज एस की पावर 2 होता और नीचे में उसे लेके आता तो वो एस की पावर -2 हो जाता। ठीक है, तो जब भी पोजीशन ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए उसका जो साइन होगा वो बदल जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सपोज क्वांटिटी वर्क। तो वर्क का जनरलाइज फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज रहने दिया। मास इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा, मास को हम केजी लिखेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, वही यहां पर लिखा हुआ है। इंटू डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इंटू मीटर हो गया। अब केजी, अब ऊपर 1 मीटर इधर की साइड है और 1 मीटर उधर मल्टीप्लाई की साइड है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड हो जाती है। तो इधर m की पावर 1 है, उधर m की पावर 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, m की पावर 2 और s की पावर -2 ही यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, या और इससे हमने यूनिट निकाल दी। उसके बाद है हमारे पास पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का भी हमने ऊपर देखा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हमको जो भी आगे फॉर्मूलाज आते जाएंगे उनको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। उसके बाद तोड़ने के बाद ही हम उसकी यूनिट निकाल पाएंगे और उसी यूनिट से जो है हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो हमें भी पढ़ रहे हैं ये फालतू का कुछ नहीं है, कि इतना मैं जो डिटेल में बता रहा हूं आपको ये फालतू का नहीं है। ठीक है ना, तो एक एक चीज को जो हम पढ़ेंगे एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है कि इस तरीके से हम लोग जाते जाएंगे और फिर एंड रिजल्ट जो हमको निकालना है उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो गया। वर्क अभी हमने पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन टाइम ऐसे ही रहेगा। अब फोर्स हमने पढ़ा था मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, फोर्स को हमने क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन ma, और डिस्प्लेसमेंट ऐसी रहा, टाइम ऐसी रहा। अब देखो मास जो है वो केजी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू नीचे एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर लिख दिया, अपॉन टाइम जो था, अपॉन तो नीचे सेकंड आ गया। अब केजी देखो यहाँ पर एक ही है तो केजी एक ही आ गया इज इक्वल टू में। मीटर देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीटर है और इसके बगल में जो इंटू
मीटर लिखा है, तो m1 और ये m1 यानी कि m की पावर 2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो 2m है, m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो गया। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यानी कि मीटर के नीचे सेकंड स्क्वायर था और उसके बगल में देखो एक और सेकंड है डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में एक नीचे सेकंड स्क्वायर है और एक सेकंड है नीचे, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में मिलके नीचे क्या बना लेंगे s की पावर 3, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और अगर आप इसको s की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो s की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट कैसे बनाते हो, फॉर्मूला से डिराइव कैसे करते हो उस यूनिट को। और ये जितनी क्वांटिटीज हमने पढ़ी या जितनी इनकी यूनिट्स पढ़ी, यही यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब आप जितनी भी यहाँ पर यूनिट्स देख रहे होगे, इसमें आपको केजी दिख रहा होगा, मीटर दिख रहा होगा, सेकंड दिख रहा होगा, और ये केजी, मीटर, सेकंड, ये तीनों ही आप देख सकते हो बेस यूनिट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि 21 रुपीज अगर आपको किसी को देने हैं तो 5 के कॉइन 4 दे दो, उसे 1 रुपए का एक कॉइन और दे दो। तो इसी तरीके से ये बेस यूनिट्स का हमने जो है बेस यूनिट्स का अरेंजमेंट लिया और उससे जितनी भी फॉर्मूलेस थे, जितनी भी क्वांटिटीज थी, उनकी जितनी भी यूनिट्स बनाई, उनको हमने इससे डिराइव कर लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये होता है बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस। अब यहीं से बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो मैंने ये बोला था कि ये वाले जो एक सिंबल लिखे हुए हैं राइट साइड में, डायमेंशनल सिंबल जिसे मैंने बोला था, मैंने कहा था इसे बाद में बताऊंगा, तो अब मैं इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, किलोग्राम के लिए जो सिंबल होगा या कहीं पर भी, ये मैंने बता दिया था, केजी ऊपर आएगा, मीटर नीचे आएगा। ठीक है, तो किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी है, ये यूनिट का सिंबल है, लेकिन इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल होता है वो होता है आपका कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब होता है मास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एसआई यूनिट थी, बेस यूनिट थी, वो थी हमारी लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर को हम, मीटर का स्मॉल मतलब जो सिंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम होता है। और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एल, और कैपिटल एल का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, तीसरा जो हमारा सिंबल, तीसरी जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी हमारी टाइम। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल एस, स्मॉल एस होता है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मतलब है टाइम। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। कैपिटल ए से इसका सिंबल डिनोट होता है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल होता है वो भी कैपिटल ए ही होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और ये जो है केल्विन में मेजर किया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैपिटल के, और डायमेंशनल सिंबल जो होता है वो भी क्या होता है? आपका कैपिटल के। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल अच्छे से देख लो। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल के। बाकी दोनों नीचे के छोड़ दो, वो आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका कि आपके पास जो भी क्वांटिटी दी गई है उसका आप जो है बेस यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मतलब जो यूनिट आपको निकालनी है वो आप उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जितना जो अभी हमने काम करा था उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले से कन्वर्ट करते करते आप क्या है उसकी यूनिट निकालोगे जो कि आपकी बेस यूनिट में आएगी। हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। सपोज मैं पावर का एग्जांपल बताऊं तो पावर के केस में आप देखो, ये जो हमने निकाला था बेस यूनिट में, इसको जो कन्वर्ट करा था, तो हमारा जो आंसर आया था केजी एम की पावर 2 एस की पावर -3। केजी की कोई पावर नहीं है तो उसे हम केजी की पावर 1 मान लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला का जो है सब्सटीट्यूट कर देना है। केजी क्या होता है? मास। ठीक है, केजी क्या होता है? मास होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने फिर से थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो ये केजी के लिए मैंने एल लिख दिया है, केजी के लिए बेसिकली एम होगा। ठीक है, मास क्या होता है? एम से डिनोट करते हैं, तो एम की पावर 1 हो जाएगा। और उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होता है? लेंथ होता है, तो लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो एल की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है यानी कि टाइम है, तो टाइम की पावर यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड की पावर -3 है, तो टी की पावर -3 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा पावर का वो क्या होगा? एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3। ठीक है, वो इंटरचेंज कर लेना साइन, मैंने यहाँ पर सही आपको बता दिया, भले यहाँ पर लिखा मैंने गलत है। ठीक है, तो वो गलती से हो गया होगा जल्दबाजी में, तो इस चीज का ध्यान रखना। एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3। तो ये जो होता है ये होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से ऊपर जो अभी हमने फॉर्मूला करें
उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज वर्क है तो वर्क की यूनिट जो है हमने बेस यूनिट ये निकाल ली। अब केजी है तो केजी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम की पावर क्या हो जाएगी 1, एम क्या है स्क्वायर है यानी कि लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा तो एल की पावर 2 हो जाएगा, और सेकंड की पावर -2 है यानी कि कैपिटल टी की पावर -2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप बाकी के भी इनके अपने निकाल कर देख सकते हो। सपोज अगर मैं बोलूं एरिया, तो एरिया में आप देख सकते हो सिर्फ हमारे पास मीटर स्क्वायर आया है। तो मीटर स्क्वायर आया है तो मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं तो एल की पावर 2 हो जाएगा। अगर आपको एक स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, क्योंकि एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं इसे, तो m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, क्योंकि m और t के टर्म है ही नहीं तो उनकी पावर 0 0 कर देंगे, ठीक है। और l की पावर 2 है यानी कि मीटर की पावर 2 है तो हम उसे l की पावर 2 लिख देंगे। तो mlt के नोटेशन में लिखा जाता है तो m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। भले ही देखो एक पेज था लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, हर चीज समझाने में। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपके पास प्रीवियसली पूछा गया है, ठीक है, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो नीट का हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें आपका फिजिक्स पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी क्या होता है, बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जो न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का, उसमें जब हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि ये सामने आपके लिखा हुआ है F = gm1m2/r², तो इसमें जो कैपिटल जी होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का मैंने बोला अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको उसकी बेस यूनिट निकालनी पड़ेगी। और बेस यूनिट कैसे निकालोगे, जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। तो हमें ये फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे सो दैट हमको कैपिटल जी की वैल्यू पता लग जाए। तो कैपिटल जी अगर मैं निकालना चाहता हूं इस फॉर्मूला में से, तो F × r² हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा m × a होता है तो ma लिख दिया, इंटू r², ठीक है, अपॉन m1 m2। अब MA, अब हमारे पास देखो अब इसकी यूनिट्स लिखनी है सो दैट हम लोग बेस यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर पाए। तो मास क्या है हमारा kg, एक्सेलरेशन क्या है मीटर/सेकंड², तो MA की हमने लिख दिया। फिर उसके बाद r², r बेसिकली क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम जो है मीटर या फिर लेंथ में मेजर करते हैं, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है। तो वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, अपॉन m1 m2। अब m1 m2 के हमारे मासेस हैं, इसको मास समझना, मीटर में समझना, ठीक है। m1 m2 जो है फॉर्मूले में डिनोट किए गए हैं और इनका मतलब मास है, और मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है kg, ठीक है। तो m1 की यूनिट kg, m2 की यूनिट kg, तो kg इंटू kg हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब एक kg से दूसरे kg को हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे 1 kg हमारे पास नीचे बचा हुआ है। अब आप इसको जो है दोबारा से रीअरेंज कर लो। मीटर देख लो ऊपर कितने हैं, 1 मीटर मीटर/सेकंड² वाला है, और एक उसके बाहर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3, और ये सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि मीटर/सेकंड² था, तो ये नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, और उसके नीचे एक और kg लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो वो kg हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सही से लिख लेता हूं, नीचे वाले टर्म्स ऊपर ले आता हूं। तो kg देखो नीचे है, इसकी पावर 1 है, कुछ पावर नहीं लिखी होती तो उसका मतलब क्या है, पावर 1। तो kg की पावर 1 अगर नीचे इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो kg की पावर -1 हो गया। मीटर क्यूब ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो ऊपर ही था, उसको हमने कुछ भी नहीं करा, और सेकंड की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्क्वायर नीचे है, तो वो जब ऊपर आएगा तो उसके साइन जो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना है। kg को हम किससे डिनोट करते हैं, kg इज बेसिकली मास, तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M की पावर क्या हो गया, -1। मीटर क्या है, मीटर बेसिकली होता है लेंथ, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल L, कैपिटल L की पावर कितनी हो जाएगी, 3। सेकंड क्या है, सेकंड इज बेसिकली टाइम, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल जो है, ठीक है। तो T की पावर -2 हो गया। तो ये जो है हमारे पास ये जो फाइनल आंसर आया MLT के फॉर्म में, मतलब फर्स्ट M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। तो M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमारा किसके लिए हो गया, कैपिटल G के लिए, और ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप अपनी कैलकुलेशन फास्टर करने के लिए या इन चीज़ों को फास्ट करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मेन क्वांटिटीज होती हैं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको एग्जांपल में ले लिया, ठीक है। तो यहां तक जो है मेरा काम था, अब इसके आगे का काम आपका है। ये जो मैंने 7 आपके सामने क्वांटिटीज लिखी हैं, इनके जो आंसर हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला से देखो या फिर यूनिट से देखो, आपका एक क्वेश्चन मिनिमम
पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा हो चुका है हमको ये करते हुए, तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है सब अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा। ये 7 जो है और प्रैक्टिस कर लोगे और पिछला वाला जितना भी नोट करा उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी खोल लोगे, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पावर है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे? पावर मैं इसका पीछे भी करवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा से दे दिया। तो पीछे हमने करा भी था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को फिर कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो लिख दिया, टाइम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फोर्स को हम फिर कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर मास की यूनिट लिखी, एक्सेलरेशन की लिखी, फिर टाइम डिस्प्लेसमेंट की लिखी, फिर नीचे टाइम की लिखी। सबकी यूनिट्स मिला जुला के काट के जो भी कट रहा होगा उसके बाद उसको रीअरेंज करके बेस यूनिट में कन्वर्ट किया। बेस यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद एमएलटी के फॉर्म में लिख दिया। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो दुनिया भर में कितनी भी एनर्जी हो, आपको एक ही एनर्जी का फॉर्मूला पता हो, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो, वो दुनिया भर की जितनी एनर्जी है आपके पास, चाहे वो हाइड्रोलिक एनर्जी हो, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, ठीक है, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, XYZ जितनी भी दुनिया में एनर्जीज हैं, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला या उन सभी की जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो एनर्जी का निकालो या पोटेंशियल एनर्जी का निकालो, एक ही बात है। अब एनर्जी का आपको क्या पता है? फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, तो क्या है, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ mv² के फॉर्मूले से निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहे लगाओ या ना लगाओ, या काइनेटिक एनर्जी वाला सेम कॉपी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, तो उस फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, उसके बाद चार्ज है, तो चार्ज में थोड़ा अलग होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज टू आई टी। ठीक है, I इंटू टी। आई इज बेसिकली करंट एंड टी इज बेसिकली टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है। और I के लिए अभी हमने देखा था, I के लिए करंट जो होता है उसके लिए हमारा जो सिंबल होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A। तो कैपिटल A उसको लिख दोगे और T इज बेसिकली टाइम। तो Q इज इक्वल टू आई टी आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, उससे कर लेना। उसके बाद प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको यूज करके आप प्रेशर का निकाल लोगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? एक तरीके की लेंथ है जो हम साउंड वगैरह में या वेव्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, बस खत्म। ठीक है, तो ये 7 आप करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मुझे आपने आंसर देने हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे आपको मोटिवेशन जरूर चाहिए। और एक्सप्लेन मैंने जितना अच्छे से करा है, तो अगर आपको उतना ही अच्छे से समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हाँ हमें समझ आ गया, और नहीं आया तो वो भी बता देना प्लीज। ठीक है, सो दैट मैं कुछ और इंप्रूव करने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। हाफ एन आवर में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, ये चीज आपको बाद में रियलाइज होगी। ठीक है, अभी भले ही ना हो रही हो, लेकिन बाद में ये रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर न तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, कई बार क्या होता है वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो का लिंक जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो वहां से जाके फिर चेकआउट कर लेना आप लोग। ठीक है, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मेरा मेथड अच्छा नहीं लगा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। बाकी 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आ जाएगा, वो भी देख लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।